बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ प्रीशियस पर्ल। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारी हाफ समरी रह गई थी द मर्चेंट ऑफ वेनिस की। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में लेक्चर में देखा था कि जो एंटोनियो था वो एक मर्चेंट था वेनिस का, और जो शेरलॉक था वो एक ज्यू था, बहुत ज़्यादा रिच था, और बेसेनियो जो था वो एंटोनियो का फ्रेंड था। तो बेसेनियो को अपनी शादी के लिए कुछ रकम की ज़रूरत पड़ी, तो उसने एंटोनियो से मांगी। एंटोनियो के पास रकम नहीं थी, तो वो शेरलॉक के पास चला गया। शेरलॉक से एक बॉन्ड पर साइन करवा कर वो रकम 3000 डॉलर्स ले लिए। तो फिर जो बेसेनियो था वो 3000 डॉलर्स लेकर पोर्शिया के पास गया। बेसेनियो के साथ इसका दोस्त ग्रेटेनियो भी था। तो पोर्शिया इनको देखकर बहुत खुश हुई। पोर्शिया ने इनको रिसीव किया। तो वहाँ पर बेसेनियो ने पोर्शिया को शादी का प्रपोजल भी दे दिया। तो पोर्शिया और ज़्यादा खुश हो गई। तो उसी दौरान ग्रेटेनियो ने कहा कि अगर मेरी भी शादी हो जाए तो क्या ही बात है। तो बेसेनियो ने कहा कि अगर कोई तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार है तो हमें कोई एतराज़ नहीं, तुम शादी कर लो। तो फिर ग्रेटेनियो ने कहा कि पोर्शिया की एक खादिमा है नरेशिया, ये मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार है, बशर्ते ये कि अगर पोर्शिया उसे शादी करने की इजाज़त दे दे। तो फिर पोर्शिया ने कहा कि ठीक है, मेरी इजाज़त है, तुम लोग शादी कर लो। तो फिर सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए, शादी की तैयारियां शुरू कर दी। उसी दौरान एक मैसेंजर आता है और बेसेनियो को एक मैसेज देता है एंटोनियो की तरफ से। तो वो लेटर जब देता है तो बेसेनियो लेटर खोलकर पढ़ता है, तो उसमें लिखा होता है कि एंटोनियो ने लिखा होता है कि उसका मुकर्ररा करता वक्त 3 महीने पूरे हो चुका है और उसके सारे जहाज़ डूब चुके हैं, जिसकी वजह से वो अपना कर्जा अदा नहीं कर सका शेरलॉक को। और शेरलॉक अब उसके दिल के हिस्से से 1 पाउंड गोश्त का टुकड़ा निकालेगा और जिससे वो मर जाएगा। अगर तुम मुझसे मिलने आ सकती हो तो आ जाओ। तो फिर बेसेनियो जो है वो ये लेटर पढ़कर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, खौफज़दा हो जाता है। तो पोर्शिया पूछती है कि इस लेटर में क्या है। तो बेसेनियो कहता है कि मेरे पास इतनी ज़्यादा रकम नहीं थी शादी करने के लिए, तो मैंने और एंटोनियो ने शेरलॉक से 3000 डॉलर्स उधार लिए थे और एक बॉन्ड पर साइन किए थे। और उस बॉन्ड में लिखा था कि अगर एंटोनियो 3 महीने के अंदर कर्जा वापस ना कर सका तो उसके जिस्म के किसी भी हिस्से में से 1 पाउंड गोश्त का टुकड़ा निकाला जाएगा। तो अब एंटोनियो के जहाज़ जो हैं वो डूब चुके हैं और वो कर्जा देने के काबिल नहीं है, इसलिए शेरलॉक जो है वो उसके जिस्म से 1 पाउंड गोश्त निकालेगा। और पोर्शिया ने बेसेनियो को 6000 डॉलर्स दिए और कहा कि तुम इसको डबल कीमत अदा कर दो, अगर और चाहिए हुए तो वो भी अदा कर दो और एंटोनियो को वहाँ से रहा करवाओ। और पोर्शिया ने जाने से पहले बेसेनियो से ये तजवीज़ दी कि वो पहले शादी कर ले ताकि बेसेनियो एग्जैक्ट वे में उस मालो दौलत का हकीकी हकदार बन जाए। फिर एंटोनियो के पास जाने से पहले बेसेनियो ने पोर्शिया से शादी कर ली और ग्रेटेनियो ने नरेशिया से शादी कर ली। इस दौरान पोर्शिया ने अपने कज़न को, जो कि एक लॉयर था, उसको एक लेटर लिखा कि इस किस्म का मामला है, ड्यूक ऑफ वेनिस के कोर्ट में इसकी समायत है, मुझे कानूनी मशवरे भी दें और इसके साथ मुझे वो लिबास भी फराहम कर दें जो कि वकील का एक गाउन होता है वो वाला। ड्यूक ऑफ वेनिस को ख़त भी लिखें कि मेरा एक असिस्टेंट आ रहा है जो इस मुकदमे में पेश होगा। ये सारा इंतज़ाम करने के बाद अपना बेस बदल कर पोर्शिया ड्यूक ऑफ वेनिस की कोर्ट में पहुँच गई। पोर्शिया ने एक मर्द वकील का भेस बदला और नरेशिया ने असिस्टेंट वकील का भेस बदला और वेनिस चले गए। वहाँ पर कोर्ट में सारे सेनेटर्स बैठे हुए थे और मुकदमे की समायत कर रहे थे। शेरलॉक ने अपना बॉन्ड ड्यूक ऑफ वेनिस के सामने पेश किया। उसी दौरान पोर्शिया पहुँच गई। उसने ड्यूक के सामने अपना ख़त पेश किया जो उस ज़माने के बहुत बड़े मशहूर वकील का था और कहा कि मैं इसका असिस्टेंट हूँ, इस मुकदमे की पैरवी के लिए पहुँच चुका हूँ। क्योंकि वो मर्द के रूप में अपना भेस बदल कर आया था, लोग समझ रहे थे कि कोई नया वकील आया है और ड्यूक ने उसे इजाज़त दे दी। पोर्शिया ने सबसे पहले वो ख़त देखा और शेरलॉक को कहा कि तुम्हें ये हक हासिल है कि एंटोनियो के जिस्म से 1 पाउंड फ्लैश ले लो। और पोर्शिया ने कहा कि अगर तुम चाहो तो रहमदिली बहुत बड़ी चीज़ होती है, उस पर रहम कर सकती हो और 6000 डॉलर्स जो है वो तुम रकम ले सकते हो। तो शेरलॉक जो था उसने रकम लेने से इनकार कर दिया और वो बहुत खुश था कि सबसे पहले जो फ़ैसला है मेरे हक़ में आया है, तो वो इस बात पर बहुत खुश था। तो फिर पोर्शिया ने कहा कि अगर तुम रकम लेने से इनकार करते हो तो तुम्हें एंटोनियो के जिस्म से 1 पाउंड गोश्त का टुकड़ा लेने का हक हासिल है और अब तुम रकम नहीं ले सकते, अब रकम का मामला ख़त्म हो चुका है
अब तुम्हें 1 पाउंड गोश्त का टुकड़ा ही निकालने का हक हासिल है। तो शार्लोक ने कहा कि ठीक है। फिर शार्लोक छुरी तेज़ करने लगता है। तो पोर्शिया ने कहा तुम्हारे पास मेजरिंग स्केल है, तुम 1 पाउंड से ज़्यादा गोश्त नहीं निकाल सकते और ना ही 1 पाउंड से कम गोश्त निकाल सकते हैं। तो शार्लोक ने कहा ठीक है, मेरे पास मेजरिंग स्केल है, मैं इस बात पर एग्री करता हूँ। फिर एंटोनियो को बांध दिया जाता है और शार्लोक जो है उसके दिल के करीब से गोश्त का टुकड़ा निकालने लगता है और छुरी से के सीने पर रखता है। तो फिर पोर्शिया कहती है कि रुक जाओ, तुम यहूदियों पर यह बात लाजम है कि तुम लोग ईसाइयों का खून नहीं बहा सकते और इस पॉइंट पर गोश्त का जिक्र हुआ है, खून का जिक्र नहीं हुआ। अगर गोश्त का टुकड़ा निकालते हुए एक कतरा भी खून का बहा तो तुम्हें सजाए मौत दी जाएगी और तुम्हारी जायदाद बहक की सरकार जब्त कर ली जाएगी। आधी बहक की सरकार जब्त कर ली जाएगी और आधी एंटोनियो के हक में चली जाएगी। तो शार्लोक को नज़र आता है कि वो अपने ही जाल में फंस चुका होता है। तो वो कहता है कि मैं इस मामले से दस्तबरदार होता हूँ, मुझे रकम दी जाए। तो पोर्शिया ने कहा कि रकम का मामला कब का ख़त्म हो चुका है, तब तुमने गोश्त का टुकड़ा लेने से इस बात पर एग्री किया था। और अब शार्लोक जो है वो अपने ही जाल में फंस चुका होता है, क्योंकि उस वेनिस के अकॉर्डिंग उसकी जो है आधी जायदाद जो है वो स्टेट ऑफ वेनिस के पास चली जाएगी और आधी एंटोनियो के पास चली जाएगी और उसको साथ साथ सजाए मौत भी दी जाएगी। और अब वो हैरान होता है और अपने ही जाल में फंस चुका होता है, क्योंकि ना तो उसे रकम मिलने वाली है। फिर ड्यूक कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा खून माफ़ कर दूंगा, लेकिन तुम्हारी जायदाद जो है वो आधी एंटोनियो के पास जाएगी और आधी स्टेट ऑफ वेनिस के पास जाएगी, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू वेनिस के रूल के मुताबिक है ये बात। फिर एंटोनियो जो है वो शार्लोक से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी जायदाद वापस कर दूंगा इस शर्त पे कि वो ये जायदाद अपनी बेटी जेसिका को, जो कि एक शार्लोक के सर्वेंट, ईसाई सर्वेंट के साथ, लोरेंजो के साथ भाग चुकी थी, कि तुम ये जायदाद उसके नाम कर दो, फिर मैं तुम्हें ये वापस कर दूंगा। तो शार्लोक जो है वो कहता है कि ठीक है, मैं ये बात कबूल करता हूँ, मैं इस बात पर एग्री करता हूँ, इस बात पर एग्री हूँ। तो वो फिर सब लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि एंटोनियो भी बच जाता है और शार्लोक के पास एंटोनियो जो है वो शार्लोक अपने हिस्से में जो उसकी ज़मीन आती है वो भी वापस कर देते हैं। तो इस तरह सब लोग पोर्शिया से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, पोर्शिया की जहानत को दाद देते हैं और फिर सब लोग इस नौजवान वकील से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर पोर्शिया जो है वो एज अ वकील, एज अ लॉयर, उसने मतलब बेसानियो के हाथ में रिंग देखी है, तो वो बेसानियो से वो रिंग मांगती है। तो बेसानियो कहता है कि ये वो रिंग है जो मेरी वाइफ ने दी है शादी के वक्त और मैं ये तुम्हें नहीं दे सकता। तो इस बात पर जो वो नौजवान वकील था, पोर्शिया थी, वो नाराज़ हो गई। तो एंटोनियो ने कहा कि उसने मेरी जान बचाई है, इतना अच्छा वो वकील है, तुम उसे दे दो, कुछ नहीं होता। तो वो जो बेसानियो है वो अपनी रिंग पोर्शिया को दे देता है और जो ग्रेटेनियो है वो अपनी रिंग नरेशिया को दे देता है। फिर वहाँ से चले जाते हैं, बेलमोंट चले जाते हैं। वहाँ जब वो बेलमोंट जाते हैं पोर्शिया के पैलेस में, तो पोर्शिया देखती है कि बेसानियो के हाथ खाली हैं, इसमें रिंग नहीं है। तो वो बेसानियो से कहती है कि जो मैंने तुम्हें रिंग दी थी वो कहाँ है। तो बेसानियो कहता है कि वहाँ पर एक नौजवान वकील था जिसने एंटोनियो की जान बचाई, उसने मुझसे ले ली। तो पोर्शिया कहती है कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने किसी लड़की को ज़रूर दी होगी। तो वो कस्में खाने लग जाता है, वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, उस नौजवान वकील ने मुझसे ले ली। तो एंटोनियो भी कहता है कि नहीं, ये जो रिंग थी बेसानियो के हाथ से वो एक नौजवान वकील था, वहाँ कोर्ट में आया था तो उसने ले ली। तो वो फिर पोर्शिया दिखाती है, कहती है कि वो मैं ही वकील हूँ। वो उनको रिंग दिखाती है और कहती है कि वो वकील मैं ही हूँ और मैंने ही तुम्हारी जान बचाई। फिर सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, खुश हो जाते हैं और पोर्शिया को शाबाश देते हैं, उसको दाद देते हैं। तो इस तरह हैप्पी एंडिंग हो जाती है इस प्ले की, द मर्चेंट ऑफ वेनिस की। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर कहीं से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई मिस्टेक कुछ भी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।